A very good morning, everyone. Today we will do the last chapter of company law, borrowing powers, debentures and charges. सबसे पहले आता है कि borrowing powers होती क्या है. फ्रॉम टाइम टू टाइम हर कंपनी को एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है बिजनेस में, और कंपनी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करती है बाय इशूइंग शेयर्स, डिवेंचर एक्सेट्रा. बट सच इशुएंस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर द कंपनी, सो इट हैज़ टू टेक द रिकोर्स ऑफ पब्लिक लोन्स. सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि बोरोविंग का क्या मतलब होता है, किसी से लोन लेना, मतलब किसी से उधार लेना, एक तरीके से बोरो करना. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बोरोविंग एक मीन्स है थ्रू विच कंपनी जो है फाइनेंशियल फंड्स को अरेंज करती है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, जैसे कि बैंक हो गया, बैंक लोन्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो गया. तो इनके थ्रू क्या क्या किया जाता है, फंड्स को बोरो किया जाता है. ठीक है, फंड्स अगर बोरो होंगे तो हमारे बिजनेस में आएंगे, और उस बोरोड फंड्स पर एक तरीके से जिसने भी वो मनी लैंड की है उसको इंटरेस्ट पे किया जाता है. कंपनी का जो मेमोरेंडम है वो बेसिकली डिफाइन करता है कि मैक्सिमम कितनी लिमिट होगी कि कंपनी कितना लोन ले सकती है, और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो एक तरीके से प्रोसीजर डिफाइन करता है कि किस तरीके से लोन जो है वो रेज किया जाएगा, क्या स्टेप्स होंगे लोन को लेने के, बोरो करने के. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है लॉफुल बोरोविंग या एक्सरसाइज ऑफ बोरोविंग पावर क्या कहलाता है. सेक्शन 11 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, ये कहता है कि कंपनी तब तक लोन नहीं ले सकती जब तक कि कंपनी ऑथराइज ना हो टू कमेंस इट्स बिजनेस. अब प्राइवेट कंपनी के केस में क्या है कि प्राइवेट कंपनी जो है लोन तभी ले सकती है अगर कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है. अगर पब्लिक कंपनी की हम बात करें तो पब्लिक कंपनी लोन तभी ले सकती है अगर उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल चुका है. तो यहाँ पर मैंने पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के केसेस में आपको बता दिया है कि कब वो लोन या कब वो बोरो कर सकती है. ठीक है, अब आर्टिकल बेसिकली डिफाइन करता है कि किसके पास पावर होगी लोन लेने की. अगर मान लो उन्होंने डायरेक्टर डिफाइन किया हुआ है तो डायरेक्टर के पास पावर है कि वो लोन ले सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. अगर डायरेक्टर्स के नेम नहीं मेंशन है तो जो है डिसीजन है रिगार्डिंग द बोरोइंग दैट विल बी टेकन बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, सबकी सहमति से लिया जाएगा. ठीक है, स्पेसिफाइड लिमिट ऑलवेज, मैंने अभी बोला आपको कि मेमोरेंडम में जो है स्पेसिफाइड लिमिट बता दी गई है कि इतनी जो है अमाउंट ऑफ लोन या इतनी अमाउंट आप बोरो कर सकते हो. अगर इससे ज़्यादा अमाउंट बोरो करनी है, जो मैक्सिमम लिमिट लिखी है, तो उसके लिए जो है जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाएगी और इसमें डिसीजन लिया जाएगा रिगार्डिंग दिस. ओके, एज पर सेक्शन 180 ऑफ कंपनीज एक्ट भी कहा गया है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो अमाउंट बोरो नहीं कर सकते विच इज़ मोर देन द एग्रीगेट ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल एंड प्लस फ्री रिजर्व्स. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बोरोइंग पावर्स ऑफ द कंपनी. कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं दैट आर इम्पोज्ड ऑन द कंपनी वाइल बोरोइंग. वो क्या है? फर्स्ट पॉइंट जो है मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लॉफुल बोरोइंग के अंडर, कि जो प्राइवेट कंपनी है वो लोन तब ले सकती है या वो बोरो कब तब कर सकती है अगर कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए. और पब्लिक कंपनी के केस में ये है कि वो लोन तभी ले सकती है जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल चुका. इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट में कहता है, कहा गया है कि कोई भी कंपनी जो है वो एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस जो रिजर्व अमाउंट है उससे ज्यादा का अमाउंट बोरो नहीं कर सकती आउटसाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज. एंड थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि जो प्रोविजन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के एज वेल एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, वो फॉलो करना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए जब भी वो बोरोविंग करती है. अगर कोई बोरोविंग है दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस टू सच प्रोविजंस दैट आर रिटन इन आर्टिकल और मेमोरेंडम, तो वो बोरोविंग जो है अनऑथराइज मानी जाएगी. मतलब एक तरीके से लीगल बोरोविंग नहीं होगी, वो एक तरीके से अनऑथराइज बोरोविंग मानी जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कंपनी के पास राइट तो होता है बोरो करने का, बट बोरोविंग जो है एक तरीके से लाइबिलिटी क्रिएट कर देती है कंपनी की प्रॉपर्टीज पे. बट कंपनीज जो है वो कंपनी की जो बोरोविंग्स है वो रिजर्व कैपिटल जो होती है कंपनी की उस पर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती. तो ये कहा जाता है कि कंपनी जो है कोई भी लोन नहीं लेगी अगेंस्ट इट्स रिजर्व कैपिटल. एंड लास्ट पॉइंट में बताया गया है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो बोरोविंग्स हम जिनको नहीं कह सकते, जैसे कि टेम्परेरी लोन्स हैं या कोई ऐसी बोरो की है कोई मनी बैंकिंग कंपनी ने जो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज को पूरा करने में या एक तरीके से जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हैं या खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए बेसिकली लोन लेती है, तो वो भी बोरोविंग्स में नहीं आता. कोई हायर परचेज और लीजिंग ट्रांजेक्शन्स है वो भी बोरोविंग्स में नहीं आती. एंड लास्ट इज कोई परचेज की है मशीनरी ऑन डिलेड पेमेंट या डेफर्ड पेमेंट, तो वो भी ट्रांजेक्शन्स जो है बोरोविंग नहीं कही जाएंगी.
ठीक है, तो ये थी restrictions that are imposed on the company while borrowing amount from the external sources. नेक्स्ट टॉपिक आता है अल्ट्रा वाइड्स बोरोविंग्स। अगर कोई कंपनी जो लिमिट स्पेसिफाइड है इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिगार्डिंग द बोरोविंग्स उस लिमिट से बियॉन्ड जाकर बोरो करती है तो वो बोरोविंग्स कहलाती हैं अल्ट्रा वाइड्स बोरोविंग्स। और ये बोरोविंग्स बाय द कंपनी वॉइड होती हैं, मतलब वॉइड एब इनिशियो होती हैं, ये बोरोविंग्स हमेशा मानी नहीं जाएंगी। ठीक है, अब इसमें दो तरीके के बोरोविंग्स आती हैं, बोरोविंग्स अल्ट्रा वाइड्स द कंपनी एंड बोरोविंग्स अल्ट्रा वाइड्स द डायरेक्टर्स। अब बोरोविंग्स अल्ट्रा वाइज द कंपनी का मतलब क्या है? एनी बोरोविंग बाय द कंपनी विच डू नॉट कन्फॉर्म टू द इट्स अथॉरिटी और विच इज मोर देन द अमाउंट द कंपनी ऑथोराइज टू बोरो, वो वॉइड कहलाई जाती है। मतलब कि अगर कोई बोरोविंग है विच इज जो कंपनी बोरो करती है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिमिट स्पेसिफाइड है उस लिमिट से बियॉन्ड जाकर करती है, तो वहां पर अगर ऐसी बोरोविंग्स कंपनी के द्वारा की जाती हैं तो वो वॉइड होती हैं। और अगर कोई गारंटी देता है इन बोरोविंग्स के अगेंस्ट तो वो भी क्या कहलाई जाती हैं? वॉइड कहलाई जाती हैं। अब कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर ऐसी बोरोविंग्स कंपनी कोई करती है तो बोरोविंग्स जो अल्ट्रावायलेंस नेचर की होती है दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ डेब्ट अगेंस्ट द कंपनी, मतलब कंपनी उनके लिए लायबल नहीं होगी। प्लस जो लेंडर है जिसने वो मनी लेंड की है वो भी कंपनी के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है बोरोविंग्स अल्ट्रा वाइज द डायरेक्टर्स। बोरोविंग्स जो विद इन द अथॉरिटी ऑफ कंपनी तो है लेकिन विच आर बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, वो अल्ट्रा वाइज बोरोविंग्स कहलाती हैं, बोरोविंग्स अल्ट्रा वाइज द डायरेक्टर्स। मतलब कंपनी के विद इन द अथॉरिटी है लेकिन डायरेक्टर्स के विद इन द अथॉरिटी नहीं है, वो कहलाई जाएंगी बोरोविंग्स अल्ट्रा वाइज द डायरेक्टर्स। अगर कंपनी इनको रेटिफाई कर देती है तो उन बोरोविंग्स को रेटिफाई कर देती है तो जो लोन है वो वैलिड माना जाता है और कंपनी भी बाइंड हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर रेटिफाई नहीं होता है तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं एजेंसी की वो लेंडर को प्रोटेक्ट करती हैं अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसने लोन गुड फेथ में दिया था। और इस केस में कंपनी जो है इंडेमनिटी क्लेम कर सकती है, किससे? डायरेक्टर से। क्लियर है? तो दोनों बोरोविंग्स अल्ट्रावाइज द कंपनी एंड बोरोविंग्स अल्ट्रावाइज द डायरेक्टर्स आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है अल्ट्रा वाइड्स बोरोविंग के केस में लेंडर को क्या क्या रेमेडीज मिलती हैं। तो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिंग। अगर लेंडर जो है इजीली ट्रेस या आइडेंटिफाई कर सकता है वो मनी जो उसने लेंड की थी कंपनी को, और अगर ये पता चल जाता है कि उस मनी से कंपनी ने कोई एसेट परचेज किया है तो जो लेंडर है ही हैज़ द राइट टू क्लेम दैट मनी एज वेल एज जो एसेट परचेज की है कंपनी ने उसके पैसे से। ठीक है, दूसरी चीज आती है इंजक्शन। अगर कंपनी ने अभी लेंडर ने जो मनी कंपनी को दी थी उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया है तो लेंडर बाय गिविंग अ नोटिस टू द कंपनी एंड बाय ऑब्टेनिंग अ इंजक्शन ऑर्डर अगेंस्ट द कंपनी फ्रॉम द कोर्ट कैन रीस्टेन अ कंपनी फ्रॉम स्पेंडिंग दैट अमाउंट एंड रिकवर द सेम। मतलब कि वो रोक सकता है कंपनी को उस अमाउंट को यूटिलाइज करने से, प्लस वो अमाउंट रिकवर भी कर सकता है बाय गिविंग इंजक्शन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट टू द कंपनी एज वेल एज बाय गिविंग द नोटिस टू द कंपनी। क्लियर? थर्ड आता है सबरोगेशन। अगर कंपनी ने जो बोरो अमाउंट जो है वो यूज की है टू पे ऑफ द लेजिटिमेट डेब्ट्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी ने अपने जो भी उसने पहले उधार लिया था किन्हीं पर्सन से उनको पे ऑफ करने के लिए नया उधार लिया है, तो इस केस में जो लेंडर है दैट मे स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर हु हैज बीन पेड ऑफ एंड सब्रोगेट देयर राइट्स। मतलब अब वो राइट्स किसके होंगे? अब नए क्रेडिटर के होंगे, यानी ये जो लेंडर है ये अब क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा कंपनी का, क्योंकि कंपनी ने एक तरीके से लोन लिया है एक पर्सन से दूसरे क्रेडिटर को, मतलब एक क्रेडिटर से लिया है दूसरे क्रेडिटर को पे करने के लिए। ठीक है, लेंडर से लिया है क्रेडिटर को पे करने के लिए, तो अब लेंडर क्या बन जाएगा? कंपनी का क्रेडिटर बन जाएगा और उसके वही राइट्स होंगे जो कंपनी के क्रेडिटर के होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के रिगार्डिंग उसका लेंडर का कोई राइट नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट वो रिसीव करेगा जो भी अमाउंट उसने पे करी है। इज इट क्लियर? फोर्थ आता है रिकवरी ऑफ डैमेज। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने मनी बोरो कर अगर कंपनी के डायरेक्टर्स यहाँ मनी बोरो करते हैं विच इज़ बियॉन्ड देयर अथॉरिटीज और मोर देन द अमाउंट जो भी मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रिटर्न है, देन लेंडर जो है वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है डायरेक्टर से। बट ये पॉसिबल तभी है अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली स्पेसिफाई है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनको कोई भी पावर नहीं है वो मनी बोरो करे फ्रॉम ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी।
क्लियर है? तो ये थे रेमेडीज दैट आर अवेलेबल टू लेंडर। नेक्स्ट आता है मैथड्स ऑफ बोरोविंग्स। मैथड्स क्या है बोरोविंग के? अब कि हमें लोन लेना है या एक तरीके से बोरो करना है तो क्या क्या तरीके होंगे कंपनी के पास? तो फर्स्ट तरीका आता है लोन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कंपनी क्या कर सकती है? बोरो कर सकती है मनी या एक तरीके से लोन ले सकती है ऑन शॉर्ट टर्म एज वेल एज ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस फ्रॉम वेरियस बैंक्स एज वेल एज फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और इसके लिए उनको प्रॉपर जो प्रोसीजर है एज वेल एज रूल्स हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग ही चलना होगा किसी लोन लेना है अगर किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। क्लियर है? मतलब पूरे प्रोसीजर, क्या लिमिट होगी, क्या स्टेप्स होंगे, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए, तो वो सारे प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे। और डिफरेंट जो एक्ट्स हैं उनके रेगुलेशंस भी यहाँ पर वैलिड माने जाएंगे, मतलब वो फॉलो करेगी कंपनी, ठीक है, वाइल परचेजिंग या वाइल बोरोइंग द लोन्स फ्रॉम बैंक्स एज वेल एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेकंड आता है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। ये जो टॉपिक है ये मैं प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ इन द फुल फ्लेज मैनर, ठीक है, तो मैं यहाँ बार बार रिपीट नहीं करूंगी। तो डिबेंचर भी एक जरिया है जिससे आप जिसके थ्रू आप जो है पब्लिक से बोरो कर सकते हो। लास्ट आता है पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स होते। पब्लिक डिपॉजिट से हम कह सकते हैं कि वो डिपॉजिट्स जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली रेज करती है पब्लिक से, उन डिपॉजिट्स को बोला जाता है पब्लिक डिपॉजिट्स। और जो रेट्स ऑफर होते हैं ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स दे यूजुअली आर हायर देन दैट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। और पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू मनी रेज करना एक रिस्की काम है कंपनीज के लिए, या हम कह सकते हैं देयर इज हाई रिस्क इन द पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स को शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। और सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि वो अपनी सेविंग्स को कंपनी को डिपॉजिट कराएं और फॉर द सर्टेन पीरियड के लिए डिपॉजिट कराएं जिस पर कंपनी उनको क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है व्हाट आर द वेरियस restrictions that are imposed on the company regarding the acceptance of deposit from the public। सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि प्रोहिबिशन क्या है ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। क्या कंडीशंस कंपनी को पूरी करनी पड़ती है, या एक तरीके से क्या रिस्ट्रिक्शन कंपनी के ऊपर लगी हुई है जब भी वो पब्लिक से इन्वेस्टमेंट उनकी सेविंग्स को मंगाती है, बेसिकली पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए कहती है, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 73 सबसेक्शन 1, no company is allowed to accept, invite or renew deposit under the companies act from the public company except in the manner जो भी provided है section 73, या हम कह सकते हैं ये जो है जो provisions that are written under section 73, तो उनको कंपनी बेसिकली फॉलो करे regarding the acceptance, invitation और renewing the deposits, ठीक है। और ये जो प्रोहिबिशन है ये अप्लाई नहीं होगी ऑन द बैंकिंग कंपनीज एज वेल एज ऑन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो भी डिफाइंड है इन द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। तो ये जो भी सेक्शन 73 सब सेक्शन 1 की प्रोविजन है ये इन कंपनीज पे, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनीज जो भी डिफाइंड है आरबीआई एक्ट 1934 में, इन पर अप्लाई नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट आता है कि कंपनी डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम इट्स मेंबर अगर उसने पूरी रिक्वायरमेंट्स को जो भी एक्ट में स्पेसिफाइड है और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम किया है उन रिक्वायरमेंट्स को इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई उन सबको पूरा करे, तो कंपनी जो है एक तरीके से इजीली डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकती है। सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 कहता है कि कंपनी शुड पास अ रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग रिगार्डिंग दिस एक्सेप्टेंस, और वो एक सर्कुलर भी इशू करे अपने मेंबर्स के लिए जिसमें वो स्टेटमेंट इंक्लूड करेगी रिगार्डिंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी, जो क्रेडिट रेटिंग है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स कितने हैं इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, एंड कोई अमाउंट ड्यू है टुवर्ड्स द डिपॉजिट विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस डिपॉजिट जो कंपनी ने एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे अलॉन्ग विद दैट सर्कुलर जो भी वो इशू करेगी अपने मेंबर्स के लिए। साथ ही साथ जो कंपनी है दैट शुड डिपॉजिट एन अमाउंट जो 15% से कम ना हो ऑफ टोटल ऑफ इट्स डिपॉजिट्स जो भी मेच्योर हो रहे हैं ड्यूरिंग दैट फिस्कल ईयर्स, ठीक है। और वो एक डिपॉजिट इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करे अगर ज़रूरत है। साथ ही साथ कंपनी ये सर्टिफाई करे कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना किया हो इन द रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड आइदर बिफोर और आफ्टर द लॉन्च ऑफ एक्ट, और अगर कोई इंटरेस्ट के रिगार्डिंग डिफॉल्ट नहीं किया है तो वो भी यहाँ पर उसका सर्टिफिकेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। साथ ही साथ
लास्ट में ये कह रहे हैं कि कंपनी शुड ऑल्सो प्रोवाइड अ सिक्योरिटी फॉर द ड्यू रिपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑल्सो। ठीक है, थर्ड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जो भी डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड हैं बाय द कंपनी, दो शैल बी रिपेड विद द इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस विद जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है रिगार्डिंग दैट आर मेंशन इन द एग्रीमेंट, उसके अकॉर्डिंग जो है उनके रिगार्डिंग डिपॉजिट जो भी हैं उनके रिगार्डिंग इंटरेस्ट भी टाइमली जो है कंपनी पे करे। लास्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है या ही इट फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट्स और पार्ट और एनी इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं कर पाती है, देन जो डिपॉजिटर है वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकता है, और जो ट्रिब्यूनल है वो फर्दर ऑर्डर कर सकती है कंपनी को कि वो सम पे करे किसको, एग्रीव्ड पार्टी को, या डैमेजेस जो भी हुए हैं एग्रीव्ड पार्टी को उनके लिए कंपनी जो है लायबल होगी और वो पे करे। ठीक है, लास्ट पॉइंट कहते हैं कि जो भी डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट होता है वो कंपनी सिर्फ डिपॉजिट्स को रीपे करने में यूज करे, ना कि किसी अदर पर्पज के लिए। तो ये थे सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग पब्लिक डिपॉजिट की एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग कुछ प्रोहिबिशंस जो फॉलो करने कंपनी को बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट आता है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज एक सोर्स है जिसके थ्रू कंपनी जो है वो अमाउंट बोरो कर सकती है फ्रॉम द आउटसाइड सोर्सेज। अब मॉर्टगेज क्या होता है? व्हेन वन टेक्स लोन्स यूज हिज प्रॉपर्टी एज कोलेटरल, मतलब कि प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रखकर आप लेते हो तो उसको मॉर्टगेज बोला जाता है। मॉर्टगेज का हिंदी में मतलब होता है बंधक, मतलब किसी तरीके से आप बंधक बना लिया किसी, मतलब जिससे भी पैसा लेना है उसको एज अ प्रॉपर्टी आपने बंधक दे दी, ठीक है, मॉर्टगेज कर दी प्रॉपर्टी, ठीक है, पैसा ले लिया। और जब उसको एक तरीके से इंटरेस्ट भी पे करते हैं इसमें, जब इंटरेस्ट प्लस जो सम था, अमाउंट था जो भी लिया था आपने एज अ लोन, अगर वो पे कर देते हो तो आपको अपनी प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि इट इज एन एक्शन ऑफ द कंपनी जिसके द्वारा कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रखकर रेज करती है जो भी रिक्वायर्ड है फॉर द एक्सपेंशन और टू रन इट्स बिजनेस। और जो भी मनी लेंड करता है उसको उस प्रॉपर्टी उसका बेसिकली उस प्रॉपर्टी पर अधिकार हो जाता है थ्रू अ डीड, जिसको हम बोलते हैं ट्रस्ट डीड। ठीक है, जो दोनों ही पार्टीज के बीच में ट्रस्ट डीड जो है वो साइन होती है उसको हम बेसिकली ट्रस्ट डीड बोलते हैं, जिसमें जिसने भी मनी लेंड की है उसको एक अधिकार हो जाता है उस पर्सन की प्रॉपर्टी पर जिसने भी लोन लिया है। और जो सिक्योरिटी देता है उसको हम बोलते हैं मोर्टगेजर, और जो मनी देता है उसको बोलते हैं मोर्टगेजी। क्लियर? सिक्योरिटी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकती है। मतलब सिक्योरिटी जो है वो दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टी, मूवेबल एज वेल एज जो इमूवेबल है, दोनों के लिए दी जाती है। बट सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है मॉर्टगेज, और सिक्योरिटी फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी कही जाती है हाइपोथिकेशन। ठीक है, अब आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज। दो तरीके के मॉर्टगेज होते हैं, लीगल मॉर्टगेज एज वेल एज इक्विटेबल मॉर्टगेज। लीगल मॉर्टगेज मॉर्टगेज में जो टाइटल डीड है प्रॉपर्टी की वो डिलीवर कर दी जाती है टू द क्रेडिटर जिसने भी लोन दिया है, जिसमें अमाउंट ऑफ लोन जितनी भी ली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा और कुछ कंडीशंस जो है डिफाइन। ठीक है, और जब जो टोटल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिटर दिया जाता है तो टाइटल डीड जो है वो रिटर्न कर दी जाती है टू द पर्सन जिसने भी लोन लिया था। मतलब कि उसने अमाउंट भी पे कर दी, अब इंटरेस्ट भी पे कर दिया, उसका काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो है ट्रस्ट डीड रिटर्न कर देता है क्रेडिटर किसको, उस पर्सन को जिसने भी लोन लिया था। नेक्स्ट आता है इक्विटेबल मोर्टगेज। इक्विटेबल मोर्टगेज में क्या होता है, क्रेडिटर जो है वो पोजेशन ले लेता है प्रॉपर्टी का, और इन केस अगर कंपनी की तरफ से कोई डिफॉल्ट हो द रीपेमेंट ऑफ अमाउंट एज वेल एज इन इंटरेस्ट, तो क्रेडिटर जो है वो अपील कर सकता है को कि प्रॉपर्टी जो है उसके नाम पर कर दी जाए और वो उसको बेचकर जो है एक तरीके से यहाँ पर अमाउंट रिकवर कर सकता है, या वो तरीके से अपील कर सकता है कि वो उसको अलाउ कर दिया जाए कि वो प्रॉपर्टी को सेल करके अमाउंट को रिकवर करे। इज इट क्लियर? तो ये दो तरीके वो अपना सकता है इन केस अगर कंपनी के बिहाफ पर कोई डिफॉल्ट होता है रिगार्डिंग द रीपेमेंट ऑफ दैट अमाउंट। क्लियर? तो ये था मॉर्टगेज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है चार्ज। चार्ज क्या होता है?
अब जैसे मान लो किसी प्रॉपर्टी पर इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी पर चार्ज लगता है, मतलब एज अ सिक्योरिटी अगर आप किसी से बोरो करते हो एज अ सिक्योरिटी उसको कुछ चीज़ देते हो तभी वो आपको लोन देता है। क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि मान लो अगर बैंक से भी आप लोन लेने जाते हो तो कुछ ना कुछ चीज़ आप देकर आते हो उनको एज अ सिक्योरिटी कि इन केस अगर मैं लोन नहीं दे पाया, अमाउंट पूरा नहीं दे पाया, तो आप मेरी इस चीज़ को जब्त कर लेना या इसको बेच कर जो है जो भी अमाउंट आपने मेरे को दी थी वो रिकवर कर लेना। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, जब भी किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी दिया जाता है, ठीक है, फॉर द पेमेंट ऑफ करंट और फ्यूचर डेट, तो जो क्रेडिटर है ही इज सेट टू हैव अ चार्ज ऑन सच प्रॉपर्टी। मतलब उसने पर्सन ने हमें लोन दिया तो वो प्रॉपर्टी हमने उसके पास रखी है, तो वो एज अ चार्ज उसके पास रहेगी, मतलब वो उसको यूज कर सकता है किसी भी तरीके से। इज इट क्लियर? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वहां पर भी चार्ज की डेफिनेशन दी गई है, और वो डेफिनेशन क्या है कि इट इज एन इंटरेस्ट और लियन is created on the asset or property of the company, या उसकी किसी भी अंडरटेकिंग पर एज अ सिक्योरिटी, तो उसको हम बोलते हैं चार्ज। और चार्ज के अंदर ही इंक्लूडेड होता है मॉर्टगेज, बंधक। ठीक है, अब आता है कि चार्जेस जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, फिक्स चार्ज एज वेल एज फ्लोटिंग चार्ज। अब फिक्स चार्ज क्या होता है? फिक्स चार्ज इज ऑन सम डेफिनेट और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर ही लगता है और इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये चार्ज जो है क्रिएट होता है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज पर, या हम ये कह सकते हैं इसमें वही प्रॉपर्टीज आती हैं जो परमानेंट नेचर की है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, दीज आर ऑल क्या है, फिक्स्ड प्रॉपर्टीज है, तो इनके ऊपर जो है चार्ज लगता है उसको बोलती है फिक्स चार्ज। इज इट क्लियर? और ये चार्ज जो है फिक्स रहता है इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी भी कोई भी डिफॉल्ट करती है तो ये जो चार्ज है वो फिक्स्ड ही रहेगा। क्लियर? और जो कंपनी है वो इस आइडेंटिफाइड या डिफाइंड प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकती जब तक कि क्रेडिटर को फुली पेमेंट ना हो जाए, तब तक कि वो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर सकती, यहाँ तक कि यूज भी नहीं कर सकती कंपनी इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग चार्ज। अब फ्लोटिंग चार्ज क्या है? ये चार्ज जो है उन प्रॉपर्टीज पर लगता है जो चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो एग्जिस्टिंग और फ्यूचर प्रॉपर्टीज हैं उन पर ये चार्ज क्रिएट होता है, या वो प्रॉपर्टीज कवर्ड होती हैं अंडर फ्लोटिंग चार्ज जो मूवेबल है या चेंजिंग फॉर्म की है। ठीक है, यानी अगर इमूवेबल हुई तो फिक्स चार्ज, मूवेबल हुई तो फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, और ये फ्लोटिंग चार्ज जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फिक्स्ड चार्ज में, अगर ये पता चल जाए कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है, मतलब पेमेंट करने में अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है तो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज बन सकता है। लेकिन अभी मैंने फिक्स चार्ज के बारे में भी आपको क्लियर किया था कि फिक्स चार्ज फिक्स्ड ही रहता है चाहे कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया, लेकिन फ्लोटिंग चार्ज में ये होता है कि अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है तो फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फिक्स चार्ज में। इज इट क्लियर? और फ्लोटिंग चार्ज की एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर दे दूं कि जैसे सन्ड्री डेटर्स होता है, स्टॉक इन ट्रेड होता है, ये सब क्या है? ये मूवेबल आइटम्स है, मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग चार्ज में आती हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग टू फिक्स चार्जेस। क्रिस्टलाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाता है फिक्स चार्ज में। अभी मैंने एक पॉइंट बोला है कि फ्लोटिंग चार्ज को कन्वर्ट हो सकता है फिक्स चार्ज में, वो कब हो सकता है? अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया। तो अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है तो उस केस में, या कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, तो कुछ भी रीजन हो सकता है, वो कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे, तो वो क्या कर सकती है? फिक्स चार्ज में यहाँ कन्वर्ट हो जाती है, मतलब फ्लोटिंग चार्ज क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग टू फिक्स चार्जेस। क्लियर? अब आता है कि फॉलोइंग सिचुएशन कौन सी होंगी जहां पर जो है फ्लोटिंग चार्ज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा चार्ज में। वो सिचुएशन ये है कि अगर कंपनी जो है लिक्विडेशन में चली जाती है, मतलब लिक्विडेट हो जाती है, या कंपनी ने बिजनेस फर्दर कैरी ऑन करने से मना कर दिया, या कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है जो डीड में स्पेसिफाइड है कि अगर ये इवेंट होगा तो क्या हो जाएगा? फ्लोटिंग चार्ज जो है वो फिक्स चार्ज बन जाएगा। या हो सकता है कि डेटर ने जो है डेटर्स आर अनेबल टू पे ऑफ द डेट्स, मतलब डेट्स पे नहीं कर पाते हैं डेटर, तो उस केस में भी यहाँ पर जो है फ्लोटिंग चार्ज जो है वो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फॉलोइंग सिचुएशंस थे जहां पर जो है एक तरीके से फ्लोटिंग चार्ज जो है वो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज
चार्ज वाला प्रोसेस जो है यहाँ पर अप्लाई होगा अगर ये सिचुएशंस जो है कंपनी फेस करती है. आफ्टर दिस नाउ क्वेश्चन हियर अराइजेस इज व्हाई देयर इज द नीड फॉर क्रिएटिंग चार्ज. द आंसर टू दिस इज ऑलमोस्ट जितनी भी लार्ज और स्मॉल कंपनीज हैं दे ऑल डिपेंड अपॉन द शेयर कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल फॉर फाइनेंसिंग देयर प्रोजेक्ट. और बोरोड कैपिटल में आते हैं फंड्स दैट आर रेज्ड बाय इशूइंग डिबेंचर जो भी सिक्योर्ड भी हो सकते हैं अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं या बाय ऑब्टेनिंग असिस्टेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. मतलब ये तरीके हैं जिसके थ्रू जो है बोरोड कैपिटल जो है वो रेज की जाती है, ठीक है, बाय द कंपनीज फॉर सिक्योरिंग देयर फंड्स. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स हैं वो राइट क्रिएट करते हैं ऑन द दे क्रिएट राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द बोरोइंग कंपनी जो कि जिसको हम कहते हैं बेसिकली चार्ज ऑन एसेट. मतलब कि एक तरीके से एसेट्स के ऊपर एक चार्ज क्रिएट कर दिया गया है क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उन बोरोइंग कंपनीज को क्या दिया है, लोन दिया है, पैसा दिया है, फंड दिया है, ठीक है. तो वो क्या करती हैं जो बोरोइंग कंपनीज हैं वो कुछ प्रॉपर्टी या जो को एक तरीके से क्या रख एज अ सिक्योरिटी जो है वो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स को. तो अगर कंपनी जो है अनेबल है टू रीपे इट्स डेट्स और लोन्स तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं, एक तरीके से इन एसेट्स का पोजेशन ले सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो सेल भी कंडक्ट करा सकते हैं टू रिकवर देयर फंड्स, ठीक है. मतलब एक तरीके से हम ये कहें कि फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर फंड्स, ठीक है, फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर फंड्स वो क्या करते हैं यहाँ पर चार्ज क्रिएशन जो है किया जाता है बाय द कंपनीज. इज इट क्लियर. तो उन्होंने पैसा बोरो करना है तो यहाँ पर चार्ज क्रिएशन होता है. क्लियर. नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस. जो मेन पर्पस है ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वो ये है टू गिव द नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज. मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इस चीज़ के बारे में नोटिफाई कराया जाए और जिन लोगों ने एक तरीके से मनी को एडवांस किया है टू द कंपनी, मतलब एक तरीके से मनी दी है लैंडर जो भी हैं हमारे, तो एक तरीके से उनको नोटिस दिया जाए अबाउट द एनकम्बरेंस क्रिएटेड ऑन द एसेट ऑफ द कंपनीज. और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 77 से लेकर 87 जो है एक तरीके से प्रोसीजर डिफाइन करते हैं किस तरीके से चार्जेस की रजिस्ट्रेशन होगी. मतलब प्रॉपर प्रोसीजर जो है या हम कह सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का टॉपिक हम कर रहे हैं उसको गवर्न करते हैं ये सेक्शन 77 से लेकर 87 तक, ठीक है. सेक्शन 77 कंपनीज एक्ट कहता है कि ये ड्यूटी बनती है किसी भी कॉर्पोरेशन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो चार्ज को रजिस्टर कराए, ठीक है, इन सच फॉर्म ऑन द पेमेंट ऑफ सच फीस एंड मैनर्स जो भी रूल्स में डिस्क्राइब है, और ये एक तरीके से रजिस्ट्रार को सबमिट कराए विद इन 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन. मतलब उसकी एक कॉपी जो है एक तरीके से रजिस्ट्रार को सबमिट कराई जाए विद इन 30 डेज ऑफ दैट क्रिएशन. इज इट क्लियर. अब कुछ फॉलोइंग चार्जेस हैं जिनको रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है, जैसे कि अ चार्ज फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग एनी इशू ऑफ एनी डिबेंचर्स. कोई फ्लोटिंग चार्ज है, कोई भी चार्ज है ऑन अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, या चार्ज है वो किसी भी कॉल पे दैट वर नॉट पेड, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज है, या शिप पे कोई चार्ज है, बुक डेट्स जो भी हैं कंपनी के उनके ऊपर कोई चार्ज है, या गुडविल या पेटेंट या लाइसेंस के ऊपर कोई बेसिकली चार्ज है, या चार्ज है अदर देन द प्लेज ऑन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनीज. तो ये सारे चार्जेस जो हैं कंपल्सरी रजिस्टर कराने बहुत ज़रूरी हैं बाय द कंपनी. इज इट क्लियर. अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट जो चार्ज है उसको रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है. एक बार अगर वो रजिस्टर हो गया तो रजिस्ट्रार जो है एक सर्टिफिकेट इशू करता है अंडर हिज सिग्नेचर जो एक सर्टिफाइड करता है द अमाउंट फॉर विच द मेड, ठीक है. और ये सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस होगा, ये कहेगा कि सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच हैं विद दैट नोटिस ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, और साथ ही साथ सारी फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है. सेक्शन 85 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का वो ये कहता है कि हर कंपनी को एक रजिस्टर्ड मेंटेन करना है ऑफ मॉर्टगेजेस एज वेल एज ऑफ चार्जेस, और उसको अप टू डेट रखना है. ये रजिस्टर जो है अवेलेबल होगा फॉर द इंस्पेक्शन टू द मेंबर एज वेल एज टू द डिवेंचर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एक तरीके से, या कोई प्रिस्क्राइब फी जो है उन्होंने रखी है तो वो चार्ज हो सकती है, लेकिन जो है डिवेंचर होल्डर्स के और मेंबर्स के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा.
इज इट क्लियर? तो ये था रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर हमने जो चार्ज है उसको रजिस्टर नहीं कराया टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन, तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस बियर कर सकती है इन केस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन? तो सबसे पहले तो चार्ज जो है वो वॉइड ही कहलाएगा, क्योंकि एक बार अगर रजिस्टर नहीं हुआ एज पर प्रोविजंस जो है कंपनीज एक्ट के, उसको रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर नहीं करा पाती है कंपनी, मतलब तो यहाँ पर वो चार्ज क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सेकंड जो है अमाउंट इज पेबल इमीडिएटली। अगर वो वॉइड हो गया तो अमाउंट जो भी आपने बोरो की है वो क्या हो जाएगी, इमीडिएटली पे ऑफ हो जाएगी। ठीक है। थर्ड आता है पेनल्टी। अगर कोई कंपनी जो है कंट्रावीन्स द प्रोविजन दैट आर कंटेन इन द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, तो वो कंपनी पनिशेबल होगी विद द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज, जो एक्सटेंड हो सकता है 10 लाख रुपीज तक भी। अगर कोई ऑफिसर भी इस डिफॉल्ट में इंक्लूडेड है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी विद द इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, जो 6 महीने से लेकर एक तरीके से 1 लाख एक साल तक भी हो सकती है, सॉरी। ठीक है, और फाइन भी लग सकता है उस डिफॉल्टिंग ऑफिसर के ऊपर, वो हो सकता है 25,000 से लेकर 1 लाख रुपीज तक, या दोनों ही इम्प्रिजनमेंट प्लस जो फाइन है दोनों ही उसको बियर ऑन करने पड़ सकते हैं इन केस द कंपनी और द ऑफिसर इंक्लूडेड इन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट किसके रिगार्डिंग? नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है टॉपिक पेमेंट और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। अब सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का मतलब होता है पेमेंट ऑफ चार्ज इन फुल। ठीक है, तो कंपनी जो है यहाँ पर एक तरीके से रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेगी ऑफ द पेमेंट और सेटिस्फेक्शन इन फुल ऑफ एनी चार्ज रजिस्टर्ड, और वो 30 दिनों के अंदर अंदर जो है फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस जो है इन्फॉर्म करेगी टू द रजिस्ट्रार। मतलब 30 दिनों के अंदर अंदर का टाइम इनको मिलता है कि वो इंटीमेट करे टू द रजिस्ट्रार रिगार्डिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। इज इट क्लियर? अगर कोई डिफॉल्ट होता है इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार द पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट और सेटिस्फेक्शन ऑफ डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द चार्ज हैज बीन रजिस्टर्ड, तो जो कंपनी है या कोई कंपनी का ऑफिसर है, अगर वो कोई डिफॉल्ट करता है इन फाइलिंग सच particulars to the registrar, तो he will be punishable under section 86 of Companies Act 2013। ठीक है, और जो पर्टिकुलर्स हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस वो अंडर फॉर्म ई फाइलिंग फॉर्म होता है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर CHG4। उसके अंदर जो है एक तरीके से सारी डिटेल्स फुलफिल की जाएंगी, या एक तरीके से सारे पर्टिकुलर्स उस फॉर्म के अंदर फिल किए जाएंगे रिगार्डिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। इज इट क्लियर? लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि जो गलती या ओमिशन हुआ है कंपनी से वो एक्सीडेंटल था, इंटेंशनली नहीं किया गया, या देयर वाज अ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव, या कंपनी के जो क्रेडिटर्स या शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को हार्म करना नहीं था, या कोई और कारण हो सकता है विच इज जस्ट एंड इक्विटेबल इन दैट सिचुएशन, तो अगर कंपनी ये रीजंस देती है, देन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंपनी और एनी पर्सन इंटरेस्टेड, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टाइम है फॉर फाइलिंग द चार्ज उसको एक्सटेंड कर सकती है, और कैन ऑर्डर फॉर रेक्टिफिकेशन और ओमिशन ऑफ एनी मिसस्टेटमेंट, मतलब कि जो हो गई है उनसे उसको करेक्ट करने के लिए, उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए यहाँ पर ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, एज पर रूल 6 ये कहा जाता है कि द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग मॉडिफाइंग और सेटिस्फाइंग चार्ज जो है अगर फाइल नहीं हुआ विद इन 300 डेज टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उसको रजिस्टर नहीं कर सकते रजिस्ट्रार, तब तक नहीं कर सकते जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको ऑर्डर ना दे दैट यू कैन रजिस्टर दैट चार्ज। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इन रीजन से सेटिस्फाई हो जाती है उसके बाद ही वो ऑर्डर देगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कि चार्ज को एक तरीके से रजिस्टर कर दिया जाए, या एक तरीके से उसमें मॉडिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन कर की जाए। ठीक है, तो ये था रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।